शुरू हो गया। तो जो डाउट है वो हम क्या कर रहे हैं, इस चैप्टर के बाद शुरू कर रहे हैं। चलो, इसमें हमने स्टेज 1, 2, 3 हमने इसमें लिखा था डेल्टा डी इज ग्रेटर देन डेल्टा पी। तो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या था, एक से अधिक। हमने लिखा था डेल्टा पी ज़्यादा हो डेल्टा डी से, तो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड लेस देन 1। और डेल्टा पी और डेल्टा डी बराबर था, तो हमने कहा था 1। अब हमें लिखना है स्टेज 4। स्टेज 4 डेल्टा डी इज इक्वल टू 0, डेल्टा डी शून्य हो। तो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होगा बच्चों, 0 होगा। फॉर्मूला हमारा था डेल्टा डी अपॉन डी पी अपॉन डेल्टा पी। प्राइस डिमांड, प्राइस पी है, डिमांड डी है। प्राइस इंक्रीज होकर P1 हो गया, प्राइस डिक्रीज होके P2 हो गया। तो ऐसे डिमांड को हम कहते हैं परफेक्टली इनइलास्टिक, पूर्ण बेलोचदार। बनाइए। हॉरिजॉन्टल बोल लो। इसका एग्जाम्पल बताओ, ऐसी कौन सी वस्तुएं हैं जिसमें प्राइस कितना भी बढ़े घटे डिमांड उतना ही रहता है। प्राइस कितना भी बढ़े घटे डिमांड कांस्टेंट, फूड उतना ही रहता है। डेली 5 ही रोटी खाते हो, कभी भी 5 से 1 रोटी कम या 1 रोटी ज़्यादा नहीं खाते हो। किस दिन सब्जी बढ़िया बन गई तो 5-6 भी खा लोगे, किस दिन खराब बन गई तो 2 खाने में मुश्किल हो जाता है। नहीं, कंडीशन क्या है, तो आपने कहा फूड, तो फूड तो हमेशा तो सेम नहीं रहेगा, इसलिए उसको दूसरे में रखा था इन इलास्टिक। थोड़ा बहुत चेंज हो सकता है, इसमें थोड़ा भी चेंज नहीं। नहीं, हर कंडीशन इमेजिनरी होगा, तीसरा भी इमेजिनरी, चौथा भी इमेजिनरी, तो फिर अलग अलग टाइप क्यों बना दिया। यस। तो ऐसी वस्तुओं को लिखो एग्जाम्पल, कंपल्सरी गुड्स, अनिवार्य वस्तुएं। कंपल्सरी गुड्स अनिवार्य वस्तुएं, जैसे फॉर एग्जाम्पल सॉल्ट, नमक। अब नमक का प्राइस बढ़ जाए तो हम नमक कम डालें, ऐसा तो नहीं होगा। नमक सस्ता हो जाए तो नमक नमक ही खा लें, होगा नहीं। दूसरा, लाइफ सेविंग ड्रग्स, जीवन रक्षक दवाएं। जैसे कैंसर की दवा बनाने वाली कंपनियां जो हैं, वो देखा कर उनका प्राइस बहुत ज़्यादा है। प्राइस ज़्यादा क्यों है, क्योंकि वो इन इलास्टिक है। उनको पता है कि चाहे किसी भी रेट पे बेचें, खरीदोगे खरीदोगे। यानी सबसे ज़्यादा प्राइस किसका बढ़ सकता है, इन इलास्टिक वस्तुओं। अगला, मैच बॉक्स, माचिस। क्लोथ साइड है इसमें।
है। क्लोज आ जाएंगे। स्टेज 2 में क्लॉज लिखे नहीं हो? पर सर इसमें तो एक तरह से देखा जाएगा क्योंकि पहने तो नहीं कपड़े में, अगर प्राइस इतना भी तो डिमांड तो सर सेम ही रहेगी हमारी। क्या उतने ही महंगे कपड़े पहनने हैं? ऐसे तो सर ऑप्शन तो है सोल्ड्स में भी। हाँ वो सॉल्ट पे बताओ क्या ऑप्शन है। कंपनी मतलब कंपनी का चेंजिंग हो जाएगा। कितना? 20 रुपये के प्राइस में 2 रुपये का चेंज नहीं माना जाएगा। 20 रुपये के प्राइस में 200 रुपये का, 200 का, 2000 में चेंज माना जाएगा। कपड़े में तो होता है 2000, 20,000, 2 लाख, 5 लाख। नहीं नॉर्मल आदमी के लिए तो सर नॉर्मल आदमी का भी होता है। शादी के दिन तुम 10,000 का सूट पहनोगे। डायमेंशन से सोचो मेरे भाई। और दूसरा, बिना कपड़ा का जीवन नहीं है। ये तो हम पढ़ लिख लिए, एलिट हो गए, तो हमें लगा कि जी कपड़ा चाहिए। ऐसे तो सर फिर आपको बिना सोल्ड के भी जीवन। नहीं, बिना सॉल्ट के मर जाएंगे। नहीं सर जो बिना सॉल्ट के मर जाएंगे। जो आदिवासी हैं वो कहाँ सोल्ड लेते हैं। हाँ लेते हैं, सॉल्ट लेते हैं, समुद्री नमक, समुद्री पानी। सर वो तो विदाउट कॉस्ट है। अरे निकम्मे, हम ये कह रहे हैं कि नेसेसरी में थोड़ा बहुत चेंज चलेगा, कंपलसरी में थोड़ा बहुत चेंज नहीं चलेगा। नमक सस्ता हो जाए तो महंगा हो जाए तो थोड़ा थोड़ा डाल ले खाना चलेगा नहीं। और नमक सस्ता हो जाए, नमक खा ले हम चीज चलेंगे नहीं। खाने में, कपड़े में थोड़ा बहुत चेंज चलता है। ब्रांडेड के बजाय लोकल, लोकल के बजाय ब्रांडेड चल जाता है। इसीलिए उसको नेसेसरी कहते हैं। नेसेसरी का मतलब है थोड़ा बहुत चलेगा, उसका अल्टरनेट होता है। कंपलसरी का मतलब कोई अल्टरनेट नहीं। नमक का कोई अल्टरनेट है? दवा कभी सोचा कि 3 के बजाय 2 खा लें आज, 3 दिन चलेगा, पर 2 दिन चल रहा था, नहीं 4 दिन बाद जरूरत ही नहीं रहेगी। फिर बुक्स को ये तो मानते ही नहीं इकोनॉमिक्स। वो कहते हैं मतलब ये जरूरत की चीज़ नहीं। ये दिक्कत है। जैसे इलेक्ट्रिसिटी को मैंने किस में रखा था? रिलैक्स गुड्स में, जबकि मैच बॉक्स को यहाँ रख रहा हूँ। मैच बॉक्स यहाँ नहीं रहना चाहिए। इकोनॉमिक्स की लैंग्वेज में मैच बॉक्स है। मैच बॉक्स का तो अल्टरनेट है लाइटर, इलेक्ट्रिक शॉक, कई तरीके। चलो अगला लिखो, स्टेज 5। डेल्टा P इक्वल टू 0। तो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होगा? इन्फिनिटी। अनएम्प्लॉयमेंट पढ़ा दिया था आप लोगों को? चलो आज वही आसान टॉपिक पढ़ाते हैं। प्राइस P है, डिमांड D है। प्राइस P ही है, फिर डिमांड बढ़ के D1 हो गया। प्राइस P ही है लेकिन डिमांड घट के D2 हो गया। बताओ डेली लाइफ में ऐसी कौन सी वस्तुएं हैं कि प्राइस कांस्टेंट है फिर भी डिमांड घट बढ़ जाता है? तो लेकिन सीजनल गुड्स का तो प्राइस सीजन में तो घटता बढ़ता है ही। अभी जब ठंडी आएगी, ठंडी खत्म होने लगेगी, तो वुलन क्लॉथ्स पे सेल आ जाएगा। तो गरीब व्यक्ति खरीद के रख लेगा कि अगले साल बच्चों को पहनेंगे। गरीब व्यक्ति ठंडियों में कूलर और फ्रिज खरीद रहा होता है, ठंडी में सस्ता मिलता है। हाँ, ऐसा कोई चीज़ नहीं है, हर स्टेज में कोई चीज़ नहीं है। लिखो, सोशल स्टेटस गुड्स, सामाजिक दिखावे की वस्तुएं।
सामाजिक दिखावे की वस्तुएं। वो वस्तुएं जो सोसाइटी के कारण अफेक्ट हो रही होती हैं। जैसे आपने देखा हो एक ऐड आया करता था OLX पे, जहाँ पति पत्नी रात को छिप के जाते हैं, पड़ोसी के कार का साइज मेजर करते हैं और पत्नी कहती है बेच दे। देखा था ऐड? नहीं। तो मतलब क्या था उस ऐड का कि पड़ोसी घर में लंबी कार आ गई है तो हमारे घर में भी आनी चाहिए। प्राइस नहीं, पड़ोसी घर में AC आ गया तो अपने घर में भी आना चाहिए। तुम सबकी लाइफ ठीक चल रही थी, अचानक तुम्हारा कोई जानने वाला SSC में क्वालिफाई कर गया होगा, फिर तुम्हें चुल मच गई कि नहीं मुझे भी करना है कुछ, और फिर तुम्हारे जीवन में एक कोहराम मच गया। जिस दिन तुम ऑफिसर बन जाओगे तुम्हारे घर में खुशियाँ मनाई जाएगी, मज़ा आ रहा होगा, सब लोग तुमको सम्मान की नज़र से देख रहे होंगे, पार्टी चल रही होगी। लेकिन एंड टाइम पे तुम्हारे पड़ोसी के बेटे का IAS में हो जाएगा। पापा निकम्मे किए क्या तुम, इज्जत और डुबा दी। समझ रहे हैं? मतलब सब ठीक था लेकिन स्टेटस के हिसाब से तो जो हम आप परेशान हैं वो इसी स्टेज की वजह से। बड़ी गाड़ी से चल रहे, अचानक कोई ऑडी से चला गया तो लगा यार कोई फायदा तो है नहीं। इनसे क्लर्क लगे, इंस्पेक्टर लोग देखे लगा कि कुछ कर नहीं पाए लाइफ में। ये वाले जो है लिख दिए एग्जाम्पल। अब देखो क्वेश्चन क्या क्या है। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड 0, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड लेस देन 1, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इक्वल टू 1, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ग्रेटर देन 1, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इन्फिनिटी। तो एक क्वेश्चन बन गया कि प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का रेंज कहाँ से कहाँ तक है, तो ये है 0 to इन्फिनिटी। नहीं, दूसरा ये क्या था, परफेक्टली इनइलास्टिक, पूर्ण बेलोचदार। ये था इनइलास्टिक। लेकिन हम एग्जाम में कई बार इसको ऐसे भी लिख देते हैं, रिलेटिव इनइलास्टिक, तुलनात्मक रूप से बेलोचदार। बात वही है। लिख दिए। और दूसरा इसका एग्जाम्पल, तो इसका एग्जाम्पल क्या था,
कंपलसरी, इसका एग्जाम्पल क्या था? नेसेसरी, इसका क्या था? नॉर्मल, इसका क्या था? रिलैक्स, और इसका, ये यदि समझ में है तो ये आपका चैप्टर पूरा है डिमांड वाले एस्पेक्ट से। लिख दिए? अगला लिखो सप्लाई, आपूर्ति। आप तो पूरा लिखो, कंपलसरी, नेसेसरी, नॉर्मल। कंपलसरी अनिवार्य, नेसेसरी आवश्यक, नेसेसरी आवश्यक, नॉर्मल सामान्य, रिलैक्स आरामदायक वस्तु, सोशल स्टेटस। सप्लाई क्या होता है? आपूर्ति किसे कहते हैं? तो एक वर्ड होता है सप्लाई और एक वर्ड होता है स्टॉक। स्टॉक क्या होता है? जो चीज़ें अवेलेबल होती है, उपलब्ध होती है। लेकिन वो अवेलेबिलिटी, वो उपलब्धता, सप्लाई कब बनेगी? आप आइसक्रीम की दुकान पे आइसक्रीम लेना चाहते हैं, 10 रुपए का आइसक्रीम है, 8 रुपए में लेना चाहते हैं, तो क्या आपको मिलना चाहिए? वो नहीं मिलना चाहिए। 9 में लेना चाहते हैं, नहीं। तो जिस रेट पर सेलर अपने प्रोडक्ट को सेल करने के लिए रेडी हो जाता है, उसी को सप्लाई कहते हैं। तो लिखो अवेलेबिलिटी ऑफ गुड्स एट फिक्स प्राइस, एक निश्चित कीमत पर वस्तु की उपलब्धता आपूर्ति कहलाती है। अवेलेबिलिटी ऑफ गुड्स एट फिक्स प्राइस इज नोन एज सप्लाई, एक निश्चित कीमत पर वस्तु की उपलब्धता आपूर्ति कहलाती है। क्लियर है? 10 रुपए के आइसक्रीम को 10 से कम पे नहीं बेचा जाएगा। 10 से कम बेचने को कहेंगे रिजर्व प्राइस, यानी सेलर के पास ये अधिकार है कि वो 10 से कम में भी दे सकता है। लेकिन 10 से ज़्यादा में देगा तो कोई लेगा क्या? क्योंकि प्राइस 10 ही है, नहीं। चलो अगला लिखो सप्लाई डिवाइडेड इन 2 टाइप्स, आपूर्ति को 2 प्रकार से बांटते हैं। इंडिविजुअल सप्लाई, व्यक्तिगत आपूर्ति, और दूसरा मार्केट सप्लाई, बाजार आपूर्ति। दो वर्ड सिखाया था आपको, एक वर्ड था फर्म और एक वर्ड था इंडस्ट्री। याद है क्या होता है? उल्टा बोल रहे। फर्म इज अ सिंगल यूनिट, एक कंपनी को, एक इकाई को फर्म कहते हैं। और ग्रुप ऑफ सेम टाइप ऑफ
फॉर्म्स एक जैसे फर्मों का समूह उद्योग कहलाता है। जैसे वोडाफोन एग्जाम्पल है फॉर्म का, और टेलीकॉम एग्जाम्पल है इंडस्ट्री का। क्लियर है? तो इंडिविजुअल सप्लाई का मतलब होगा सप्लाई बाय अ सिंगल फर्म, एक फर्म के द्वारा की गई आपूर्ति इंडिविजुअल सप्लाई कहलाती है। वोडाफोन कितने लोगों को मोबाइल सर्विस दे रहा है? वोडाफोन का इंडिविजुअल सप्लाई। मार्केट सप्लाई, सप्लाई बाय इंडस्ट्री बाजार आपूर्ति कहलाती है। फॉर एग्जाम्पल टेलीकॉम। क्लियर है? अगला लिखो, लॉ ऑफ सप्लाई, आपूर्ति का नियम। लॉ ऑफ सप्लाई, आपूर्ति का नियम। लॉ ऑफ डिमांड याद है? क्या था? पेज पलट के देखते हो यार। सर वांट और नीड हाँ? हाँ? वांट प्लस नीड। सब लोग सप्लाई कह रहे हो क्या? लॉ ऑफ डिमांड कह रहे हैं। तो सर वांट प्लस नीड, चार फैक्टर बताए, आपने नीड बताई। तब नहीं कर, मैं तो डिमांड की डेफिनेशन पूछ बता रहा है। मैं पूछा लॉ ऑफ डिमांड क्या कहता है? हाँ अच्छा ठीक है। क्या था? मतलब प्राइस डिमांड डिपेंड्स अपॉन द प्राइस। हाँ, ये सर नेगेटिव रिलेशन। प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड कम हो जाएगा। चलो फिर लिखे, सप्लाई डिपेंड्स अपॉन प्राइस, आपूर्ति कीमत पर निर्भर करती है। सप्लाई डिपेंड्स अपॉन प्राइस, आपूर्ति कीमत पर निर्भर करती है। एंड तथा इट इज पॉजिटिवली रिलेटेड विथ प्राइस, आपूर्ति और कीमत में सीधा संबंध होता है। पॉजिटिवली रिलेटेड विथ प्राइस, ये कहते हैं कि जैसे जैसे प्राइस बढ़ेगा सप्लायर अपने सप्लाई को बढ़ाएगा। सही, प्राइस कम होगा तो सप्लायर अपनी सप्लाई को कम करेगा। सही बात है। नहीं, डिमांड उतनी ही है, ये मान के चल रहा है। अब समझो कैसे। जो किसी वस्तु का प्राइस होता है वो दो चीज़ों पर डिपेंड करता है, वस्तु का प्रोडक्शन कॉस्ट और प्रॉफिट पर। अब किसी कारण से ऐसा कॉस्ट तो एक पॉइंट पे क्या होगा, कांस्टेंट होगा। किसी कारण से प्राइस बढ़ गया तो प्रॉफिट क्या होगा, ज़्यादा होगा। और यदि मुझे प्रॉफिट ज़्यादा होगा तो मुझे सप्लाई क्या करना चाहिए, ज़्यादा करना चाहिए। नहीं बना एक बार।
क्लियर है? अब लिखो टाइप्स ऑफ सब, ऐसे लिखो सप्लाई अगेन डिवाइडेड इन टू टाइप्स। आपूर्ति को अन्य दो तरीकों से बांटते हैं। सप्लाई अगेन डिवाइडेड इन टू टाइप्स, आपूर्ति को अन्य दो प्रकार से भी बांटते हैं। पहला ज्वाइंट सप्लाई, और दूसरा कलेक्टिव सप्लाई। संयुक्त आपूर्ति, ज्वाइंट और कलेक्टिव। जब हाँ बताओगे कोई ज्वाइंट सप्लाई क्या होता है? कल ज्वाइंट डिमांड पढ़ाया था, याद है? पढ़ ही नहीं रहे हो, झूठ नहीं, टाइम पास कर रहे हो सारे। फिर तो पढ़ते क्या हो दिन भर तुम लोग? हाँ बच्चे तुम तो पढ़ रही थी आज, तो ज्वाइंट डिमांड कहाँ है? अच्छा, तो अभी ये खत्म होने वाला 5 मिनट में, तो फिर उसके बाद तो यही करेंगे। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स बताया था कल, क्या था कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स? एक दूसरे पर निर्भर, तो उसी को तो ज्वाइंट डिमांड कहा था। कार का डिमांड होगा तो पेट्रोल की डिमांड, गन की डिमांड होगी तो बुलेट की डिमांड। थैंक यू भाई, चाय पिलवा दो ना यार, कई दिन हो गए चाय नहीं पिलाया। तुम लोग चाय देते हैं हॉस्टल में? नहीं, कब देते हैं? शाम को? अच्छा ठीक, तो आज का दे चुके हैं। अच्छा, लेकिन व्हेन सिंगल सोर्स प्रोवाइडेड मेनी प्रोडक्ट्स, जब एक स्रोत से अधिक उत्पाद प्राप्त हो। सिंगल सोर्स प्रोवाइडेड मेनी प्रोडक्ट्स, जब एक स्रोत से अधिक उत्पाद प्राप्त हो। जैसे सिप, भेड़, भेड़ से क्या क्या मिलता है? डैश करके लिख लो। वूल, ऊन, मिल्क, दूध, और खाद, फर्टिलाइजर, मीट, मांस, लेदर, चमड़ा। तो डैश करके लिखना, तब समझ में आएगा, ये आता है एग्जाम में। ये तो हो गया सिप। दूसरा एग्जाम्पल, क्रूड ऑयल, कच्चा तेल। इंडिया विदेशों से क्या खरीदता है? क्रूड ऑयल खरीदता है, कच्चा तेल, फिर उसको प्रोसेसिंग करता है। तो क्रूड ऑयल के बाद डैश करके लिखो पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, वैक्स, एसेट्रा इत्यादि। अब लिखना मत, सुनना। अब से गेहूं का पौधा नहीं, चारा मिल जा रहा है, गेहूं मिल जा रहा है। कई बार धान के खेत में मछली पालन भी कर ले रहे हैं, सुना है? नहीं, तो वो किसी सी का एग्जाम्पल हो जाएगा। अगला लिखो, व्हेन मेनी सोर्सेस प्रोवाइडेड सिंगल प्रोडक्ट, जब अधिक स्रोतों से एक उत्पाद प्राप्त हो।
मैनी सोर्सेज प्रोवाइडेड सिंगल प्रोडक्ट। बताओगे एग्जाम्पल? सोर्स एक है, उत्पाद कई सारे। सोर्स कई सारे, उत्पाद एक है। तो लिखो एग्जाम्पल। इलेक्ट्रिसिटी, बिजली। अब बिजली कहाँ कहाँ से आती है, डैश करके लिख लो। थर्मल प्लांट, तापीय संयंत्र। सोलर प्लांट, सौर संयंत्र। हाइड्रो प्लांट, जल संयंत्र, एक्सेट्रा इत्यादि। सर्विस इंडस्ट्री लिख लो, सेवा उद्योग, हॉस्पिटल, स्कूल, कोचिंग, सब इसी का एग्जाम्पल। रेस्टोरेंट, सर्विस इंडस्ट्री। तो ये चैप्टर मेरी तरफ से खत्म हुआ है। इसमें डाउट लोगों तो बहुत सारा डाउट आएगा, तो इसको हम डिस्कस करेंगे। और उससे पहले बैंक का क्या क्या डाउट है वो आप लोग बताओ। ये बैंक क्वेश्चन किए होंगे तो आपके कई सारे डाउट आए होंगे। तुम्हारा पीडीएफ कहाँ है? तुमने आज तक प्रिंट ही नहीं निकलवाई? क्यों? संडे क्या कर रही हो? संडे मत पढ़ो, एक दिन रेस्ट लिया करो भाई। नहीं तो एक समय आएगा जब टेंशन का, प्रेशर का लेवल सर में बढ़ जाएगा। तुम भी किसी दिन ब्रेक नहीं लेते हो? नहीं सर, मैं तो रात का बड़ा 2 घंटे सोया था, पूरी रात कल मजे किए। मुझे क्या रिजल्ट आया था तो फिर ठीक। पास हो गए ना? हाँ जी। सारे ही तो पास हो गए यार। हाँ। इतना स्टॉक में नंबर दे दिया ना, सबको पास कर दिया। जिससे पूछो वहाँ पास हो गए। किसी के तो खूब बड़े हैं, 12-13 वालों के नहीं बढ़े हैं। 11 वालों को बढ़े, 12-13 वालों के नहीं बढ़े। एक बच्चे का 134 बता रहा था, उसका नहीं हुआ। अलग मुझे लग रहा है झूठ बोल रहे हैं। 5-6 नंबर तो सबके बड़े हैं, 10, 12, 15 नंबर तो वो तो 2-3 दिन बाद नंबर आ जाएगा। खूब बड़े। 50 तक तो नहीं, लेकिन किसी तो ये तुक्के वाली बात अभी कहाँ से होगा ये बात? 115 हो रहे हैं और उसका तीनों लिस्ट में हो रहा है। तो 15 हो रहे हैं, एक तीनों लिस्ट में हो रहा है, तब तो बहुत ज्यादा बड़े हैं। हाँ सर, बता दूंगे तो 55। 50-55 के आसपास हाँ, बढ़ रहे 55 हैं। हो गए फिर तो सर। हाँ बढ़ रहे हैं। भतीजा उसे भी पढ़े हैं, उसका दोस्त है, तब से हम नहीं तो पढ़े। सिर्फ इसको यही पे बढ़ रहे हैं। लेकिन लड़की किसी के फर्जी से नहीं। कम करेंगे तो विरोध हो जाएगा ना, ये दिक्कत है। नौकरी किसी को मत दो, नंबर सबको दो, दिक्कत क्या है? सारे खुश हैं। अब मुझे तुम्हारा कॉन्फिडेंस बढ़ाना तो क्या करना है? कल पेपर आसान बना के तुम्हारा नंबर बढ़वा देना है। या दूसरा कि कोई नहीं, आज पेपर टफ था तो 10-10 नंबर सबका बढ़ गया, तुम ज़्यादा मेहनत करते तुम्हारा 12 नंबर, ऐसे करके। हाँ बताओ जल्दी से। बैंक का डाउट आपका क्या है? करो लाइन। अब ऑनलाइन था लड़का, आज है नहीं, उनको पता ही नहीं होगा कि आज क्लास भी है, अल्टरनेट डे में होती है। अच्छा बता दिया था। चलो है तो लाए, ऑनलाइन है। मोहित, यस। बैंक इंग्लिश में, यस। बता दो क्या क्या नंबर दिया है, कितना नंबर क्वेश्चन लिखा है? Sir, 20, 21. 20, 21, Sir, आपने 20, 45. Oh, sir, 25. 25, 46. 46, 50. 50, 53. 53, 57. 57, 62. 62, 73. 73, 89. 89, 95. 95, 98. 98। चलो ये तो हो गया इंग्लिश में। हिंदी वाले बताओ। 12, 39, 42, 56,
76, 78, 78, 97, 97, 109, 109, 130। बस इंग्लिश वाला है PDF किसी के पास आप में से? हाँ दे दो, मोबाइल में दे दो। चलो तो हिंदी वाला दो। ट्वेल्व, 12 नंबर। ये क्वेश्चन बनेगा नहीं, बाकी चलो। क्वेश्चन है, बजटीय घाटे का अनुमान लगाने में भारत में सरकारी दृष्टिकोण के अनुसार निम्नलिखित में से किसको निकाल दिया जाता है? तो इस चैप्टर का है भी नहीं, लेकिन कोई बात नहीं। और ये ख़त्म भी हो गया वेज, मतलब कि हाँ दिया नीचे एक्सप्लेनेशन में, वेज एंड मीन एडवांसेस 1997 में लग ख़त्म कर दिया गया। इसको तो बच्चे तुम बजट के नाम से रहने दो। सर कौन सा पेज नंबर? 12 नंबर क्वेश्चन, 45, 39, भारत में राष्ट्रीयकृत बैंकों की संख्या कितनी है? तो हमने कितना बताया है? हमने कितना बताया है? हमने कितना बताया है? 19 बताया ना, तो 19 करना है। ऑप्शन में नहीं है ना इसमें। और 42, गोल्डन हैंडशेक योजना क्या है? तो ये सरकार ने क्या किया था, कर्मचारियों को मोटिवेट किया था कि आप VRS ले लो। नौकरी नए नए लोगों को तो देना नहीं है, तो जो पुराने उन्हीं को रिक्वेस्ट करना, सजेशन देना कि क्या फ़ायदा, तुम चाहो तो रिटायरमेंट लेके कुछ अपना बिजनेस कर लो। तो दैट इज़ गोल्डन हैंडशेक योजना। अगला है 56, निम्नलिखित में से क्या देश के सेंट्रल बैंक द्वारा दिए जाने वाले उधार के लिए गुणवत्ता नियंत्रण नहीं है? एक हमने मॉनेटरी पॉलिसी सिखाई थी आप लोग को। हाँ, तो इसमें बच्चे एक हमने सिखाया था क्वालिटेटिव फैक्टर, क्वांटिटेटिव। तो इन्होंने कहा इसको कह रहे हैं गुणता कारक नहीं है, और इसको मात्रात्मक कहते हैं। यानी आपको बताना है कौन सा इसमें से क्वांटिटेटिव है। ऑप्शन है क्वांटिटेटिव है। हाँ, उधार राशि का नियतन, मतलब लोन अमाउंट को फिक्स करना, कितना फिक्स किया जाए। अगला है उपभोक्ता उधार का विनियमन, लोन को कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया जाए। तीसरा CRR, कैश रिजर्व रेशियो में परिवर्तन। यही है। तो इसमें बच्चे क्यों पूछ रही हो? खैर इसका हिंदी टफ है ना, इस वजह से। चलो कोई बात। CRR वाला किस में आता है? क्वांटिटेटिव। अगला है 76, उच्च सामयिक नकदी अनुपात SLR। बढ़ा दिया जाए तो क्या होगा, ये इसका मतलब। तो मार्केट में लोन क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। लेकिन इसका हिंदी टफ है तो इसलिए नहीं समझ में आ रहा। 97 हो गया? नहीं, 78। अब आ जाओ 97। अच्छा 78 भी बताना। निरपेक्ष निक्षेप सेवाएं क्या हैं? डिपॉजिटरी स्कीम क्या है? तो इसमें क्या है कि बैंक कुछ फिक्स टाइम के लिए जो पैसा जमा करवाता है उसी को डिपॉजिटरी स्कीम कहते हैं।
अगला है 97। CRR जितना कम होगा तो बैंक को लोन देना उतना ही आसान हो जाएगा। तो इसमें तो है, तो पहला ऑप्शन, लोन देने की गुंजाइश उतनी ज़्यादा अधिक होगी। और अगला है 109। किसी मुद्रा के अधिकीलन का अर्थ है अधिकीलन का अर्थ, अब अधिकीलन के मुद्रा के मूल्य को निर्धारित करना। अधिकीलन का मतलब होता है अवमूल्यन, मतलब किसी मुद्रा को का रेट कम करना। तो ये हम आगे आपको एक चैप्टर पढ़ाएंगे बैलेंस ऑफ पेमेंट, तो वहाँ सिखाएंगे अवमूल्यन, डिवैल्यूएशन, ये सारा का सारा, अवमूल्यन और अधिमूल्यन। और एक है 134, 134। आरबीआई का मुख्यालय कहाँ है? यहाँ क्या होता है? एसएससी खेल रहा है, तुम यूपीएससी खेल रहा है क्या? एक बताओ, या तो दिल्ली या तो मुंबई। बैंकों में ओम्बुड्समैन क्या है? लो, ओम्बुड्समैन क्या है? तो आपने एक सुना होगा लोकपाल, तो बैंकिंग के लिए बनाया गया ओम्बुड्समैन। लोकपाल क्या करेगा? जैसे बाकी काम के लिए मंत्रालय बनाए गए हैं, शिक्षा के लिए, स्वास्थ्य के लिए, उसी तरीके से हमने एक डिपार्टमेंट बना दिया कि आपको हमको कोई करप्शन होगा तो आप वहाँ दिखाए, उस दिक्कत को दूर करेंगे, तो उसको ओम्बुड्समैन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 20। रेमेडी फाइनेंस इज डन बाई, इसमें एक्सप्लेनेशन नहीं है क्या? ये तो गलत हुआ इंग्लिश वालों के साथ। चलो इनका दूसरा पीडीएफ डालो। रेमेडी फाइनेंस का मतलब होता है कि, रेमेडी का मतलब क्या होता है? किसी कमी को पहचान करके उस समस्या को दूर करना। रेमेडी का हिंदी होता है उपचार। तो रेमेडी फाइनेंस कौन करेगा? आरबीआई करेगा। देश में पैसे की कमी है, पैसा ज़्यादा है, पैसे की कहीं दिक्कत आ रही है, तो ये सारा का सारा काम कौन करेगा? आरबीआई। तो क्वेश्चन है कि रेमेडी फाइनेंस इज मैटर ऑफ, तो रेमेडी फाइनेंस कौन करेगा? आरबीआई करेंगे। 21 विच अमंग द फॉलोइंग इज नोन एज हॉट मनी? बताओ, हॉट मनी तो बताया हुआ है, हॉट मनी बताया है। तो हाँ, मैंने बताया था हॉट मनी के रूप में हम एफपीआई को कहते हैं, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। आगे सिखाऊंगा एफपीआई दो तरीके का होता है बैलेंस ऑफ पेमेंट में, क्यूएफआई और एफआईआई। तो ऑप्शन में ये नहीं दिया है, ये वाला दिया है। ये नहीं देता तो ये वाला दे देता, तीनों तो एक ही हैं। तो एफआईआई को हॉट मनी कहते हैं। क्यों इसको हॉट मनी कह रहे थे? कम समय के लिए, जल्दी आते हैं, जल्दी चले जाते हैं। जब कोई विदेशी कंपनी भारत के शेयर मार्केट में आके पैसा लगाती है तो उसको एफआईआई कहते हैं या एफपीआई कहते हैं, है ना, छोटे छोटे इन्वेस्टमेंट को। 25 विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेजर ऑफ चेक मनी इन मनी सप्लाई इन मार्केट? बाजार में मुद्रा की आपूर्ति को चेक करने के लिए कौन सा पॉलिसी इफेक्टिव है या कौन सी पॉलिसी का यूज किया जाता है? फ्री मार्केट पॉलिसी, बैंक रेट एंड चेंज इन मार्जिनल नेसेसिटीज़। तो आरबीआई जो सबसे ज़्यादा यूज करती है वो फ्री मार्केट पॉलिसी को यूज करती है। फ्री मार्केट पॉलिसी क्या है कि मार्केट में मनी का फ्लो कितना है, कैसे है, दैट इज़ क्वांटिटेटिव, मात्रात्मक कारक। इसमें हमने रेपो और रिवर्स रेपो रखा था, जिसको हमने लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी भी कहा था। अगला है 46
लिक्विडिटी प्रेफरेंस मीन्स, तो लिक्विडिटी का मतलब है मार्केट में पैसे का फ्लो। तो अब किस किस रूप में मार्केट में पैसे का फ्लो हो सकता है, तो ऑप्शन में देखो, शोइंग प्रेफरेंस टू होल्ड बॉन्ड्स एंड सिक्योरिटीज, रिमेनिंग रिफरिंग फ्रॉम कंजप्शन नहीं, डिजायर ऑफ पब्लिक टू होल्ड कैश, और शोइंग प्रेफरेंस टू होल्ड कैपिटल एसेट। तो लिक्विडिटी प्रेफरेंस जब भी मेजर किया जाएगा कैश में, किसके पास कितना पैसा है, ज़्यादा पैसे वाले पैसे को कहा जाएगा हाईली लिक्विड। दूसरे नंबर पे यदि मान लो कैश का ऑप्शन होता है सिक्योरिटीज और बॉन्ड का होता। 50 द डिमांड ऑफ मनी अकॉर्डिंग टू केन्स इज, भारत में मुद्रा का प्रवाह किस लिए किया जाता है, तो इसका आंसर गलत दिया है, इसका आंसर होगा डी, ऑल ऑफ दीज। जरूरत को पूरा करने के लिए, दूसरे की जरूरत को पूरा करने के लिए, मदद करने के लिए, लॉन्ग टर्म के लिए। तो इसका आंसर गलत है, इसको ठीक कर लेना है। 50 का सी के बजाय डी। 53 गोल्ड बुलियन स्टैंडर्ड्स रेफर फॉर, तो पूरे वर्ल्ड में गोल्ड बुलियंस का ही यूज किया जाता है। जो हमने आपको सिखाया था मिनिमम रिजर्व सिस्टम, कोई भी देश नोट छापने के लिए अपने पास गोल्ड रिजर्व रखेगा, तो इस सिस्टम का नाम इंटरनेशनल लेवल पे है गोल्ड बुलियन स्टैंडर्ड्स। ऑप्शन में दिया है गोल्ड एज अ मेजर ऑफ वैल्यू, यस। 57 द रिजर्व held by commercial bank over and above the statutory minimum is called, बैंक जो अपने पास पैसे रखे रहेंगे वो क्या कहलाएगा, कैश रिजर्व, डिपॉजिट रिजर्व, एक्सेस रिजर्व, मॉनेटरी रिजर्व। बैंक मार्केट में पैसे का सप्लाई ना करके अपने पास रखा हुआ है, तो किस प्रकार के रिजर्व का एग्जाम्पल होगा, एक्सेस रिजर्व का, है ना। The existence of parallel economy और ब्लैक मनी इज, पैरेलल मनी क्या होता है, पैरेलल इकोनॉमी क्या होता है, जब किसी इकोनॉमी में ब्लैक मनी ज़्यादा जाता है तो ऐसी इकोनॉमी को हम पैरेलल इकोनॉमी करें। तो कह रहे हैं यदि किसी इकोनॉमी में ब्लैक मनी ज़्यादा है तो इससे क्या नुकसान होगा। ऑप्शन है मेक इकोनॉमी मोर कॉम्पिटिटिव, इकोनॉमी को बहुत प्रतिस्पर्धी बना देगा। ऑप्शन है मेक द मॉनेटरी पॉलिसी लेस इफेक्टिव, मौद्रिक नीति को कमजोर कर देगा। इंश्योर अ बेटर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ, लोगों के बीच सही तरीके से पैसे का वितरण करेगा। और अगला है इंश्योर इंक्रीजिंग प्रोडक्टिव इन्वेस्टमेंट, देश में उत्पादक निवेश में बढ़ावा देगा। कौन सा होगा, बी है, सेकेंड है, मॉनेटरी पॉलिसी को कमजोर करेगा। यदि पैसा ज़्यादा ब्लैक मनी हो जाएगा तो सरकार की पॉलिसी अच्छे से काम नहीं कर पाएंगे। 73 लॉन्ग टर्म फंड इन द कैपिटल मार्केट कैन बी रेज्ड आइदर बाय बोरोइंग फ्रॉम सर्टेन इंस्टीट्यूशन और थ्रू, ये है जरूर यहाँ पे, लेकिन ये हम आगे चलाएंगे, पढ़ाएंगे कि मार्केट, मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट। मनी मार्केट वो होता है जहाँ 1 साल से कम का लेन देन किया जाता है, ये रेगुलेट करता है RBI। एक होता है कैपिटल मार्केट जहाँ 1 साल से ज़्यादा के लिए काम किया जाता है, जिसको कौन रेगुलेट करता है, सेबी। तो वहाँ पे लेन देन कैसे होता है, सिक्योरिटी से। तो ये ऑप्शन है इशूइंग ऑफ सिक्योरिटी, सी। तो अभी इसको नहीं जाने, वहाँ पे एक बार फिर आएगा। 89 अ कॉमर्शियल बैंक लॉ creates credit only if it has टाइपिंग मिस्टेक है, लो क्रेडिट क्रिएट, चलो कोई बात। कमर्शियल बैंक मार्केट में मनी का फ्लो कब कर पाएगा, या मार्केट में मनी का फ्लो कब बढ़ा सकता है, जब उसके पास खुद के सिक्योरिटी हो। तो इसका ये ऑप्शन हो जाएगा कि जब उसके पास कैश हो, खुद के पास रिजर्व हो एक्स्ट्रा में, तब वो मार्केट में मनी के फ्लो को घटाया बढ़ा सकता है। 95 द बेस्ट वे अ बैंक अवॉइड लॉस टू,
बैंक अपने घाटे को कम से कम रखे, इसके लिए सबसे अच्छा तरीका क्या होगा? बिना ऑप्शन का बताओ। बिना एनपीओ कम करो ज़्यादा। मतलब वो लोन दे तो सिक्योरिटी रख के दे, गारंटी रख के दे, तो ऑटोमेटिक उसका रिस्क क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो ऑप्शन में ढूंढते हैं ये। लेन ओनली टू इंडिविजुअल नोन द बैंक, बैंक उसी को लोन दे जिसके बारे में जानता है। ये तो कोई लॉजिक नहीं हुआ। एक्सेप्ट साउंड कोलेटरल, कोलेटरल का मतलब होता है परिसंपत्ति, पूंजी, सिक्योरिटी, गारंटी, अच्छी गारंटी रखे। तीसरा है गिव ओनली शॉर्ट टर्म लोन, छोटे अवधि के लिए लोन दे। और चौथा है लेंड ओनली टू द बैंक ओल्ड कस्टमर, केवल पुराने कस्टमर को दे। कोलेटरल रखा जाए, सिक्योरिटी रखा जाए। 98 द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मेड इट obligatory on the part of commercial bank that they should give some cash amount while purchasing government bond. What would be called is? बैंक को कुछ पैसा अपने पास रखना था तो उसको क्या कहते थे? CRR। सॉरी, बैंक को कुछ पैसा RBI को देना था, उसको कहते थे CRR। और कुछ पैसा अपने पास बॉन्ड के रूप में रखना होता था SLR। तो इसमें क्या है, ये अपने पास ही रखना है, तो अपने पास कौन सा रखते हैं? SLR। ए ऑप्शन है। बच्चे मोहित, किसी क्वेश्चन में और एक्सप्लेनेशन की जरूरत हो तो आप बता सकते हैं, फिर इसको हम डिटेल डिस्कस कर लेंगे। नेशनल इनकम तो अभी आप लोगों ने डाउट लिया नहीं? चलो अगला हेडिंग डालिए, अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी। बेरोजगारी सबसे ज्यादा चर्चा का विषय है। प्राइमरी मार्केट और सेकेंडरी मार्केट बच्चे मोहित, ये भी कैपिटल मार्केट का पार्ट है। जब किसी बाजार में IPO खरीदते बेचते हैं तो उसको कहते हैं प्राइमरी मार्केट, और जब किसी बाजार में FPO खरीदे बेचेंगे तो उसको सेकेंडरी मार्केट कहेंगे। IPO का मतलब है इनिशियल पब्लिक ऑफर, जब कोई कंपनी नया शेयर जारी करती है, और FPO का मतलब है फर्दर पब्लिक ऑफर, पुराना शेयर। तो ये आएगा आगे एक चैप्टर, उसमें प्रॉपर डिटेल बताएंगे। अभी के लिए प्राइमरी मार्केट जहाँ नए शेयर खरीदे बेचे जाते हैं, सेकेंडरी मार्केट जहाँ पुराने शेयर खरीदे बेचे जाते हैं। सर एक बार 50 और 97 दोबारा देख लीजिए, दिखाना बच्चे। 50 था ना? 97 नहीं था। ये नई टेक्नोलॉजी है, पता नहीं बच्चा भारत के किस हिस्से में बैठा हुआ है ना, और बैठ के हम अपना आराम से, और सस्ते रेट पे भाई साहब, सिर्फ 449 रुपये में। सोच भी नहीं सकता कोई कि हम लोग पढ़ाएंगे 449 में और वे बच्चे पढ़ेंगे। कल देखा एक टीचर 1 रुपये में पढ़ा रहा है। हाँ बच्चे, मैंने बोला तो था कि 50 का आंसर गलत दिया है, इसका डी कर दीजिए, ऑल ऑफ दीज कर दीजिए। तुम्हारा मेंस हुआ है, प्री हुआ है, तुम्हारे दोस्तों का हुआ है भाई? तुम्हारे दोस्तों का हुआ है प्री, है तुम्हारा भी हो गया? मेरा हुआ सर, हम दोस्तों से कोई कांटेक्ट नहीं किया। अच्छा, तो कल पूरी रात सोई नहीं? हाँ सर, कोई घूमते रहे, भरोसा नहीं हो रहा था? नहीं भरोसा तो नहीं था, मतलब एक जो बराबर में थे ना रूम में, वो आए हुए थे दोस्त, हरियाणा से थे, तो उनके साथ टाइम पास। ये तो तुमको देख के मैं समझ गया तुम मेहनती हो, तो सुबह से रात तक लगे रहते हो। और तुम नीचे वाले फ्लोर पे बैठते हो ना? हाँ, ये बुद्धिमानी कर रहे हो। ऊपर जो बैठ के पढ़ रहे हैं, जान ही रहे हो क्या करते हो। Which of the following Mahatma Gandhi series of currency note issued by RBI has ecology? कितने रुपए के नोट पर इकोलॉजी का फोटो बना हुआ है? तो ऑप्शन के हिसाब से 100 रुपए का, पुराने वाले में शायद था मेरे पास। हाँ देखो, ये लास्ट में इकोलॉजी ही है ना, पर्यावरण जो बना होता है, दैट इज। और देखो उसने क्या कमेंट किया है, नीचे दिख नहीं रहा है, स्क्रॉल करके देखो, हो जाता है तो। गरीब बच्चों का भला।
बच्चों का भला हो जाए। 90 और सब 50, अब 57 बोल रहा है यार, मैं तो करो ऐसा है। ला 57 दिखाओ जल्दी। चलो तब तक ये खोज रही है। अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है, बेरोजगारी किसे कहते हैं? मोदी जी ने कल परसों कहा कि जो लोग कह रहे हैं भारत में बेरोजगारी है वो लोग करप्टेड लोग हैं। हमने इतना रोजगार दिया, वो सरकार की पॉलिसी को लागू नहीं होने दें, लंबा चौड़ा भाषण दिया। क्या होता है बेरोजगार, कौन होता है बेरोजगार? आजकल तो ऐसा हो गया ना कि मतलब ग्रेजुएट होइए तो अपने आप को आदमी यूं ही बेरोजगार महसूस करने लग रहा है। पहले ऐसा नहीं था, पहले ग्रेजुएट होने का आदमी को लगता था कि मैं कुछ बड़ा अचीवमेंट लेके आया हूँ। अब तो ग्रेजुएट होने के बाद उसके चेहरे पे ऐसा सिकन होगा जैसे क्या कर लिया उसके साथ। कोई खुशी नहीं, कोई ताजगी नहीं, कोई कॉन्फिडेंस नहीं, अजीब सा फ्रस्ट्रेटेड, दुखी, परेशान। 57 हाँ 57, 90 और 57। क्या मतलब है बेरोजगार का, अनएम्प्लॉयड का? जो मतलब इकोनॉमी में मतलब कुछ दे ना सके या अपना हो उसका जीरो इनकम सोर्स। हाँ 57 का भी आंसर गलत दिया है, तुम ठीक कह रहे हो यार। CRR कैश रिजर्व ए। चलो अच्छा लग रहा है तुम इतना सीरियस पढ़ रहे हो। और 90 तो बता ही दिया शायद, 90 नहीं बताया। कॉमर्शियल बैंक लॉ क्रिएट्स क्रेडिट ओनली इफ हैज। बैंक ज़्यादा ज़्यादा क्रेडिट कब कर पाएंगे, लोगों को पैसा कब दे पाएंगे, जब उनके पास ज़्यादा ज़्यादा पैसा होगा। नहीं होगा तो नहीं दे सकते। ये इस क्वेश्चन का मतलब है, ए आंसर है। हाँ जल्दी बताओ, अनएम्प्लॉयड किसे कहते हैं, बेरोजगार क्या होता है? सर जो इंसान नेशनल जीडीपी में मतलब ना अपना हिस्सा जो अर्निंग ना करता हो। जॉइनिंग ना करता हो बेरोजगार है। और जो बिजनेस करता है और घाटे में जाता है वो? सर बेरोजगार तो नहीं कहेंगे आप। तो आप ही तो कह रहे हो कि जॉइनिंग ना करता हो। इसका आउटपुट सर हमारी इकोनॉमी के काम ना है मतलब या कोई सर जिसका आउटपुट हमारे इकोनॉमी के काम में ना है। हाँ जीरो सर इसका। जीरो, ठीक। कितने साल के बाद ये काउंट होने लगता है? भारत में रोजगार प्राप्त करने की न्यूनतम आयु क्या है? बिल्कुल सही बात है, देश के सभी राज्यों में 14 वर्ष है, दिल्ली और राजस्थान में 18 वर्ष है, बाकी देश के राज्यों में 14 वर्ष है। तो 14 वर्ष से आयु का अधिक आयु का वो बच्चा या वो व्यक्ति जो एक साल में 273 दिन 8 घंटे के हिसाब से काम करता है, वो एम्प्लॉयड है। रोजगार बना दो। किसी को बेरोजगार कहना लुटेरा करने से ज़्यादा बड़ा घातक है, ऐसा इसको ईगो से जोड़ दिया गया। क्या करता है वो या कब तक करेगा वो? एम्प्लॉयमेंट
जॉब बोथ आर डिफरेंट थिंग। हम सब जॉब चाहते हैं, नौकरी। सरकार रोजगार देना चाहती है। मोदी जी कह रहे हैं कि मुद्रा बैंक से लाखों लोगों को रोजगार मिला है, कई लाख लोग रोजगार से मतलब खुश हैं। अभी यूपी सरकार ने एक स्कीम चलाया कि ग्रेजुएट होने के बाद आप गन्ना चलाने का मशीन हमसे ले सकते हैं, सब्सिडी रेट पे देंगे, हम स्वरोजगार को बढ़ावा देंगे। तो ये तो हुआ कि बेरोजगार क्या है और रोजगार क्या है। आप जो कहना चाह रहे थे कि कोई व्यक्ति जो 14 साल से अधिक आयु का है वो काम करना चाहता है लेकिन उसको काम नहीं मिलता है तो उसको बेरोजगार कहते हैं। लेकिन दिक्कत क्या है कि काम सबको मिलता है लेकिन आपकी योग्यता के हिसाब से काम नहीं मिलता है। तो दूसरी दिक्कत क्या है कि हर व्यक्ति को लगता है कि उसकी योग्यता बहुत अधिक है, उसको उसकी योग्यता से कम मिल रहा है। देश के जो प्रेसिडेंट हैं रामनाथ कोविंद, वो भी दुखी हैं कि काश मेरा जन्म अमेरिका में हो गया होता तो मैं अमेरिका का राष्ट्रपति बन गया होता। मुझे मेरी योग्यता का पूरा यूज नहीं कर पा रहा हूँ मैं भारत में। हर व्यक्ति को ये वहम है कि उसकी योग्यता थोड़ी सी ज़्यादा है, समाज, देश, परिवार उसको उतनी वैल्यू नहीं कर रहा है। लेकिन आपकी योग्यता, आपकी औकात उतनी ही है जितना लोग आपको एहसास करा रहे हैं, ये ध्यान रखिए। खैर, तो हमने एक भारत सरकार का ऑफिशियल डेफिनेशन दे दिया। अब है कि बेरोजगार का कारण क्या है। बेरोजगारी का कारण क्या है? क्वालिटी ऑफ एजुकेशन। गुड। मेन कारण यही है, शिक्षा ने अपना काम ईमानदारी से नहीं किया। हालांकि रतन टाटा कहते हैं कि बेरोजगारी का बहुत बड़ा कारण यूथ ही है। यूथ कहता है कि हम तो ग्रेजुएट हो गए, आपने हमें डिग्री दे दी। नहीं, हम योग्य थे तो हमें डिग्री नहीं दिए होते। ये कौन सा मजाक, ये 40-45 पेपर हमसे बीटेक में ले लिए और बाहर जब निकले हम मार्केट में तो हमें 45,000 की नौकरी भी नहीं। तो एग्जाम के लिए लिखो, रीजन ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी का कारण। तुम्हारे कैंपस में आजकल कौन नहीं पढ़ रहा है ठीक से? सारे पढ़ रहे हैं। अब तो तुम लोग हो भी कम, तब तो पढ़ने वाले रहे, नहीं तो भागी रहेगी। पॉपुलेशन, जनसंख्या। अब जो पॉपुलेशन है वो हमारे वहाँ बेरोजगारी का मेन कारण है। लेकिन ये कहते ही सरकार की जिम्मेदारी क्या हो गई? खत्म हो गई। तो एग्जाम के लिए तो बच्चों यही करना है, जनसंख्या, लेकिन रियल कारण ये है नहीं। मैं कहूँ कि हम तो आपको सुविधा दे रहे, आप नहीं पढ़ रहे हैं तो हम क्या करें? नहीं, आप ही की जिम्मेदारी थी कि आप पढ़ाते। हम नहीं पढ़े थे तो आप हमें पढ़ाते। हम ज़्यादा हैं तो आप रोजगार दीजिए, नहीं दे पा रहे तो आप छोड़ दीजिए। ये कहने से क्या हुआ? सरकार की जिम्मेदारी हो गई खत्म। विश्व में हम सबसे ज़्यादा डिमांड करने वाली इकोनॉमी है, लेकिन फिर भी हमारे पास रोजगार नहीं है। हमारे डिमांड चाइना को रोजगार दे रहा है। तो इसमें पॉपुलेशन का क्या रोल है? आपने प्रॉपर प्लानिंग नहीं किया, आपने प्रॉपर एग्जीक्यूशन नहीं किया। एक बच्चे को जॉब मिल रहा है और एक बच्चा फेल हो रहा है, तो रोजगार तो है तभी इसके पास जॉब है। यानी हमने उस लेवल को प्राप्त करने का टाइम नहीं लगाया। तो इकोनॉमी में भी ऐसे ही होता है। तो ये जनसंख्या कहते ही जिम्मेदारी सरकार की खत्म हो जाती है और ये बच जाती है। और आपने इस चीज़ को एक्सेप्ट भी कर लिया कि हाँ, जनसंख्या इतनी है कि बेरोजगारी तो होगी। क्लियर है? लेकिन ये एग्जाम के लिए रियल में नहीं है। ये रियल कारण क्या है जो इस बच्चे ने बोला? लिखो, अनप्रोडक्टिव एजुकेशन। दूसरा कारण, अनुत्पादक शिक्षा। शिक्षा अपना काम अच्छे से नहीं कर रही है। हमारी शिक्षा हमको नौकर बनाने पे भरोसा रखती है। हमको पढ़ाया इसलिए जाता है कि हम ग्रेजुएट होकर 30-35,000 40,000 की नौकरी लेके अपनी ज़िंदगी काट लें, बुढ़ापे में बढ़िया से एक आध घर और बना लें, बस। अभी देखा होगा कि देश के एक्स फाइनेंस मिनिस्टर पी चिदम्बरम भाग रहे हैं, सीबीआई ढूंढ रही है। सोच के भी डर लगता है कि ये वे लोग हैं जिन्होंने 10 साल हमारे देश की जिम्मेदारी को संभाला, जिनकी पॉलिसी हमारे ऊपर लागू की गई। ऐसे लोगों पे भी आरोप लगाया कि ये करप्टेड हैं। तो सोच के देखो इन्होंने हमारे देश के साथ, हमारे साथ क्या किया हो।
ये हमारी आपकी औकात ही 30-35 हज़ार 50 हज़ार की नौकरी तक, हम उससे बाहर सोच ही नहीं पाते हैं। और ये सब किसने किया है? शिक्षा व्यवस्था ने किया है। हमने आपका एक रेंज डिसाइड कर लिया कि ये रीजनिंग मैथ जीके बस यही है तुम्हारा, पढ़ लो नौकरी सेट हो जाएगी। और कई बार हम नहीं कर पाते हैं तो फिर सुसाइड कर लेते हैं, फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। नहीं, कभी किसी बड़े नेता को सुना सुसाइड करना है और ये सब? नहीं, वो करेगा ही नहीं, उसको पता है कि जीवन कैसे चलता है। तो ऐसे ढेर, एक तीसरा कारण में लिख लो। और कारण बताओ, और क्या कारण है? बहुत कारण है। लिमिटेड रिसोर्सेज। चलो लिमिटेड रिसोर्स भी मान सकते हैं, लेकिन मेरा मानना है कि वो लिमिटेड रिसोर्स सिर्फ मेरे तुम्हारे लिए क्यों है? वो सबके लिए होना चाहिए। मीटिंग 5 स्टार होटल में क्यों कर रहे हो आप? नेताओं की, मंत्री की। विश्व में कोई प्रधानमंत्री है जो रोड शो करता है? नहीं। हमारे देश में हमारे पापा घर में आए और पूरा माहौल बजे, म्यूजिक बजे और देखा पापा कितने महान पापा, तो कितनी बुरी बात है। अरे तुम पापा हो, तुम महान ही हो, तभी तुम पे पापा हो गए। तो यहाँ उल्टा हो गया कि ऑनलाइन में तो बोलने में भी डर लगता है, लेकिन कह रहे क्या, हम लोग सोच के भी नहीं समझ में कि आपका रोड शो का क्या लॉजिक है? आप प्रधानमंत्री हैं, आप आइए अपना काम करिए, जाइए। महिमा मंडन करने का एक कॉन्सेप्ट डिस्कवरी चैनल में, मतलब बहुत सारी चीज़ें जो समझ नहीं आता है, ये सब का क्या रिलेशन है? तो लोग बात करो किसी समझदार व्यक्ति से तो कहेगा कि क्यों, उनका अपना लाइफ नहीं है। बात भी सही है, डिस्कवरी में अपना लाइफ एंजॉय कर रहे हैं। तो लिख लो तीसरा, लो इन्वेस्टमेंट इन इकोनॉमी, अर्थव्यवस्था में कम निवेश करना। लो इन्वेस्टमेंट इन इकोनॉमी, मेरा मानना है सबसे बड़ा कारण यही है। इकोनॉमी में इन्वेस्टमेंट कहाँ किया जाए, कैसे किया जाए, ये डिसाइड नहीं हो पा रहा है। हम डिसाइड कर रहे हैं, किसी की मूर्ति बनवा रहे हैं, किसी के लिए पार्टी के लिए भवन बनवा रहे हैं, ऐसे ऐसे कई सारे काम कर रहे हैं। हाँ, तो हम वो शायद डिसाइड कर पाते कि जॉब जनरेट करने के लिए हमें 2,500 हज़ार करोड़ रुपया लगाना ही लगाना है, हमें नए नए टेक्नोलॉजी लेके आनी है, तो शायद हम बेहतर कर पाते। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, जैसे अभी एक मूवी आया होगा मंगलयान, मार्स मिशन, ये वो, यदि मतलब पर्सनल मत लेना, यूं ही उसका कोई लॉजिक नहीं भारत जैसे देश के लिए। पापा जी जाके अमेरिका घूम के वहाँ का माहौल सीख के आ गए, तो हमारे तुम्हारे घर में कोई रोल है उसका? एक खुशी है कि पापा जी अमेरिका के बारे में जान गए। अभी तो घर में खाना का व्यवस्था करना था। मतलब ये थोड़ा सा दुखद बात है जो मैं, मतलब आप और मैं एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे। लेकिन जब ये कैग का रिपोर्ट में था, लास्ट कैग विनोद राय, कि जिस देश में 22% आबादी गरीबी रेखा के नीचे है, उस देश में चंद्रयान का मिशन का कोई लॉजिक नहीं है, और हम वो काम करने के लिए पैसे बर्बाद करें जो 65 साल पहले ब्रिटेन, अमेरिका और रसिया जैसे देश करके छोड़ चुके। और चंद्रयान में सिर्फ 2 फोटो आया था और हमने बोला चंद्रयान सफल है। तो उसी पे उनका कमेंट था, कैग का यही काम है कि कहाँ पैसे सही से खर्च करें। तो एक लो इन्वेस्टमेंट भी बहुत बड़ा कारण है। अभी आप देखो एक डरावनी सी स्थिति, हरियाणा में मैक्सिमम कॉलेज बंद हो गए, बीटेक कॉलेज। एक कॉलेज खोलने में आराम से 10, 15, 20 करोड़ रुपया लगता है कम से कम। तो यदि एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन बंद हो रहे हैं, जिस व्यक्ति ने लगाया उसका लॉस हुआ, हमारे समाज का लॉस हुआ। आप नहीं बना रहे हैं, कम उन्हीं कॉलेजेस को कोई डिग्री दे देते, कोई स्कोप दे देते, वो भी सस्टेन करते, हमारे एजुकेशन की क्वालिटी भी बढ़ती। लेकिन हमारे आपका इस पर कोई प्लानिंग का कुछ है ही नहीं, हम सोच ही नहीं पा रहे। हमें लग रहा है कि ये काम कॉलेज वाले का है और हमें लग रहा है कि ये काम सरकार का है, और सारे अस्त व्यस्त हुआ पड़ा है। मतलब बहुत डरावनी स्थिति है। दिल्ली के पास में सेंटर में कॉलेजेस बंद हो रहे हैं, बाकी भारत का, और हर साल लगभग 32 लाख लोग ग्रेजुएट हो रहे हैं। कितने लोग रेगुलर क्लास कर पा रहे हैं आप भी जानते हैं, कोरेस्पॉन्डेंस कितने लोग कर रहे हैं। तो अपने पूरा मतलब उलझा फुलझा के उसके आसपास घुमा रहे हैं। मतलब मैं पढ़ाऊँ कम, तुमको पनीर की बात करूँ, पार्टी की बात करूँ, तुमको मज़ा भी आएगा, वो बढ़िया, लेकिन मेन काम जो है वो नहीं कर रहा हूँ। तो सरकारें ऐसी ही होती हैं, ये सरकार की बात नहीं है, 99% सरकारें ऐसे चल रहा है। यस, कोई नहीं चेंज हुआ। 2019 आई थी, उसमें भी कोई रिव्यू नहीं हुआ। नहीं, 2005 में लाए थे एनसीएफ, हाँ, उसमें 2019 में भी कुछ नहीं हुआ। तो मेन तो एजुकेशन सिस्टम का है ना, वो चेंज करो पहले। टीचर्स अच्छे लो, आप वही तो टीचर हमारे वहाँ क्या है, मैंने किसी को कहा कि मैं टीचर का काम कर रहा हूँ, तो उसने छूटते ही कहा कि कोई और काम नहीं मिला क्या। मतलब हमारे वहाँ ये मान लिया गया कि टीचर वो बनता है जो कुछ नहीं कर पाता है, और शायद सही भी है।
अमेरिका, ब्रिटेन, जर्मनी, जापान जैसे देशों में टॉपर्स को बनाया जाता है टीचर। यस सर। तो जब टीचर योग्य होगा तो आपकी औकात नहीं है कि आप फेल हो जाएं, आप ना पढ़ें। चीज़ें बहुत मुश्किल होती है, लेकिन टीचर उसको आसान करके फिर मजा आ जाता है। तो टीचर अच्छे होने चाहिए। फैसिलिटी भी सर गवर्नमेंट नहीं देती। गवर्नमेंट कॉलेज वगैरह में प्रैक्टिकल्स का पूरा क्यों? दिल्ली सरकार ने दिया, लेकिन लोग ज़्यादा पसंद किसको करें, दिल्ली सरकार को या मोदी सरकार को? मोदी सरकार को। हमारे लाइफ की प्रायोरिटी चेंज हो गई। हमने स्कूल को साइड में रख दिया, एजुकेशन को साइड में रख दिया, हेल्थ को साइड में रख दिया, सेफ्टी सिक्योरिटी को साइड में। हमने प्रायोरिटी क्या कर दिया कि महिमा मंडन करना है, राम मंदिर ही बनाना ही है, पाकिस्तान को सबक सिखाना है, ऐसे ऐसे मुद्दों पे। खैर इस पर हम नहीं जाएंगे। हमने 3 पॉइंट बताया कि इन्वेस्टमेंट कम है, एजुकेशन का लेवल ठीक नहीं है जो मेन कारण है, और लेकिन एग्जाम के लिए पॉपुलेशन ज़्यादा है। अब आ जाओ टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी का प्रकार। अच्छा तुमने बीएड किया हुआ है क्या? ओके। बीएड नहीं, सपना टीचिंग में ही है मेरा। टीचिंग में है ना, सीटेट हुआ है नहीं? हो गया। चलो फिर तो ठीक। तो अभी फॉर्म निकला था ना नवोदय का? नवोदय सर मैंने डीएड किया था। अच्छा, तो डीएड उसमें की हो। डीएड की तो डीएड यहीं से की हो? कहाँ से? नहीं ड्यू से? नहीं, हाँ। वहीं हरियाणा रेवाड़ी से की है। अच्छा। टीचिंग में जॉब है ही नहीं पिछले 5 साल से। तो मेरे इंटरेस्ट मेरा किसी और फील्ड में है ही नहीं। वो जबरदस्ती पढ़ाने से क्या फायदा, जो आप चाह रहे हो वो। तो कुछ एसएससी वाला सीख लो, तुम्हारे इंटरेस्ट के हिसाब से करते हैं। आजकल जिसकी जरूरत है फिलहाल वो करेंगे, उसके बाद सपना बाद में पूरा। अभी हरियाणा में भी 7 वैकेंसी आने जा रही है। चलिए। हरियाणा में सर पीआरटी की नहीं आएगी, वही है गलती कर दी, डीएड किया है। अच्छा, सीजनल एजुकेशनल। अच्छा, डीएड वाले सिर्फ पीआरटी भर सकते हैं? हाँ पीआरटी के लिए अप्लीकेबल है। अगर हम एचटेट सीटेट देते हैं ना, हाँ। तो टीजीटी के लिए आपके पास ग्रेजुएशन होनी चाहिए। तो इस साल मैंने टीजीटी के लिए भी अप्लाई किया था, लेकिन नवोदय विद्यालय में टीजीटी की मतलब सीटेट तो करवा लिया, वो क्वालिफाई भी हो गया, उसमें फिर बीएड मांग रखी है। फिर आपने सीटेट में ये क्यों रखा? फिर आप अप्लाई कर सकते हो टीजीटी लेवल का। अच्छा। चलो तुम्हारा इंटेलेक्चुअल लेवल तो ठीक है। यही जो तुम कॉन्फिडेंस दिखा रहे हो ना, यही नहीं है बच्चों में, खत्म हो गया पूरा। 4 लाइन बोलने के लिए बोल दो तो बेचारा कॉन्फिडेंस ही खत्म। और मैं यही चाह रहा हूँ, मतलब कि वो जो कॉन्फिडेंस है वो खत्म अब वापस आ जाए बच्चों का हमारे। और कॉन्फिडेंस तब वापस आएगा जब आप अपना काम ईमानदारी से कर रहे हो। लिख लेना साथ के साथ। जिस साल पहली बार सीट आया था नवोदय में, डायरेक्ट इंटरव्यू से ही नौकरी दे दिया था। मुझे तो पता नहीं सर क्या क्या था। नहीं अभी तो आया सीट ना 2012 में। 2012 नहीं नहीं 10 में, जब हम लोग बीएड कर रहे थे ड्यू से तब आया था। पहले तो वो जो यहाँ पे हरियाणा में देते थे वो 90 पे ही दे देते थे। हाँ 90 में भी वो आ जाओ चौटाला के टाइम में कितनी वो हुई थी, पैसे दे और लगो। तुम्हारे एजुकेशन सिस्टम की खराबी है। तुम तो बहुत नाराज हो सिस्टम से। मैं तो बहुत नाराज हूँ, मैंने देखा है ना गवर्नमेंट स्कूल्स में। बच्चों के करियर से मजाक कर रहे हैं। बिल्कुल।
तुमको तो नक्सलाइट से मिला दे, तुम तो ज्वाइन कर लोगे उनको। कल पकड़ाया तो है यूपी में, वो बीए डॉट करके ऐसे घूम रहा था नक्सलवादियों के साथ मिलने के लिए कि मुझे नक्सलवाद ज्वाइन करना है। चलो अब इसको कल कल नहीं परसों फिर देखते हैं। इसको बच्चे बंद कर दो। So just end class. एंड क्लास, हाँ ठीक है, चलो ठीक है। हो गया ना? Not responding. The server is not responding. देखो बस, सबनेट नहीं तो उसमें पहले क्या करोगे? मैं भेजता हूँ विवेक को, छोड़ो। जब कब होगी? टाइम क्या होगा वैसे? आ ही गए होंगे सब। आगे नीचे चलते हैं। नहीं खाना रात को खाऊंगा दोनों में जी। और आज मतलब दोपहर में ज्यादा खाना खा लेगा। और मेरे को इनको है ना बिल्कुल नहीं आती, मेरे को इनको सीखनी है। मतलब कितनी नॉलेज होनी चाहिए नहीं, हर सब्जेक्ट की नॉलेज होनी चाहिए। स्टेनो सब्जेक्ट में अगर आप टीचिंग प्रोफेशन में जाते तो आपको हर सब्जेक्ट की नॉलेज होनी चाहिए। मेरे को भी नहीं आती, मेरे को तो आज पहली बार इनको देखी है। आप नहीं कहा था मुझे वो जीडीपी वगैरह वो सब। हाँ आप ही बात कर रहे हो, मुझे नहीं समझ पता नहीं मैं जीडीपी हाँ मतलब उसी से मैंने शेयर मार्केट वगैरह सर के पास बैठो सर सब बता रहे हैं। पता नहीं दीदी मैंने देखा नहीं।
पड़ेगा, ये ऑप्शन बाद में करवानी पड़ेगी इसको अपलोड के लिए। उस दिन अपने इंग्लिश की वजह से वैसे ही ये हुई। आपने कल इसको सेंड किया था ना? नहीं किया? हेलो हेलो। अच्छा क्यों तो कोई क्लास हमें नहीं नहीं किया, हम कहीं बाहर गए तो बच्चा क्लीन किया है कोई, ठीक है? सुन रहे हो? एक सेकंड, एक सुनो, एक बात सुनो ना। हेलो। अरे इसको क्विट कर दो। हेलो, आ रहा है आवाज? आवाज आ रहा है? हम बोले क्या, ये वर्षा क्लास चला ना, वर्षा क्लास चला ना, तो हम इन क्लास हम नहीं किए, मतलब पता नहीं क्या हुआ, बच्चा को कर दिया कैसे हुआ वो। इन क्लास होता है ना, इन क्लास, तो उसमें ना मतलब माइक्रोसॉफ्ट नेट फ्रेमवर्क लिखा रहा है, डिटेल्स वगैरह आ रहा है, कंटिन्यू क्विट, ये क्या हो रहा है? मैसेज करे? इसको क्विट कर दो, मैं कह रहा हूँ, मान लो मेरी मैसेज कर रहे हैं, बात। मैसेज व्हाट्सएप खोलो, मैसेज कर रहे हैं। जिद्द करते हो यार, एक बात है, किसी की सुनते ही नहीं हो। तो फिर दिक्कत मैं कह रहा हूँ इसमें